तो चलिए हम बुलाते हैं प्रतीक सर को। तो वेलकम टू प्रतीक सर। मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Jayashree. Thank you for having me. Good morning, all of you. Thank you for joining. आणि सर्वप्रथम सगळ्यांना शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. सो आज की शुरुआत मैं इंट्रोडक्शन से करता हूँ. मेरा नाम प्रतीक है और मैं पुणे से हूँ और मैं एक सर्टिफाइड कोच हूँ और पिछले 4 साल से एज अ कोच प्रैक्टिस करता हूँ. और एजुकेशन वाइज मैं एक सोशल वर्क ग्रेजुएट हूँ और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी ये तीनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है और इस पे काम करना मुझे अच्छा लगता है. तो आज कुछ इंसाइट्स और कुछ लर्निंग्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इनर डिवाइड, हीलिंग द इनर डिवाइड इस टॉपिक को समझने के लिए. सो आज का जो विषय है हीलिंग द इनर डिवाइड, तो जैसे ही नाम सुना होगा एक सवाल मन में आता है कि इनर डिवाइड होता क्या है. सो फ्रेंड्स, इनर डिवाइड हम सब ने एक्सपीरियंस किया है. हम सब वो रोज हमारे अंदर एक्सपीरियंस करते हैं. क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जो है बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है. कुछ लोग बहुत सहमे सहमे से लगते हैं, मतलब दबे दबे से डिप्रेस रहते हैं, खुलकर जी नहीं पाते, बोल नहीं पाते. और कुछ लोग बैलेंस होते हैं और कुछ लोग इनबैलेंस होते हैं. पर्सनालिटी में ये देखा जाता है. और हम भी कहीं ना कहीं, हमने भी हमारे लाइफ में रोज हम एक्सपीरियंस करते हैं कि मन में कहीं तो एक द्वंद्व चल रहा है या फिर मन का एक हिस्सा कुछ सोचने में लगा हुआ है, कुछ सुलझाने में लगा हुआ है. सब कुछ है, कोई कंप्लेन नहीं है, फिर भी क्यों अजीब सा लग रहा है, सहमा सा लग रहा है. क्योंकि अंदर एक डिवाइड है, इनर डिवाइड जिसको हमने कहा. सो आइए समझते हैं कि ये इनर डिवाइड कैसे बनता है हमारे यहाँ. और इसको समझने के लिए हम हेल्प लेने वाले हैं एक थियरी का. साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस थियरी है, साइको एनालिटिक्स थियरी, जो सिगमंड फ्रॉइड ने इसका आविष्कार किया था. सिगमंड फ्रॉइड जो कि फाउंडर है साइकोएनालिटिक्स के, साइकोलॉजी में. ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे. ऑस्ट्रिया जो आज चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है. सो ही वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट. और जब वो क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को देखते थे, वो उनको रियलाइज हुआ कि कुछ लोग जो है न्यूरोलॉजिकल, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, फिर भी वो बीमार है. अगर कोई मेंटली इल है तो उसके न्यूरोलॉजी में कोई दोष पाया जाता है. मगर कुछ ऐसे भी पेशेंट उनके पास आते थे जो न्यूरोलॉजिकल तो पूरे ठीक थे, टेस्ट में तो सब कुछ बढ़िया है, नॉर्मल है, मगर फिर भी उनको तकलीफ है, हाथ दुखता है, बैक पेन होता है, पेट में दुखता है, जो भी. तो उनके मन में एक सवाल आया, ऐसा कैसे? अगर ये बीमार है, इनको अगर तकलीफ है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना चाहिए, मगर फिर भी नहीं होते हुए फिर भी ऐसा क्यों फील कर रहे हैं. तब उन्होंने खोज की अनकॉन्शियस की, और ये बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड ब्रेकिंग खोज साइकोलॉजी की दुनिया में हुई. वो है अनकॉन्शियस की खोज. तो उन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी का आविष्कार किया. और अनकॉन्शियस और पर्सनालिटी थ्योरी, ये दोनों कैसे काम करते हैं, हमारी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, ये सब उस थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन किया. सो जयश्री, अगर आपको कोई क्वेश्चन है बीच में तो आप प्लीज आप पूछ सकते हैं. यस यस एब्सोल्युटली। ठीक है. तो आवाज मेरा ओके है, क्लियर है? हाँ राइट. हाँ सर, ओके, आपका आवाज़ बिल्कुल थैंक यू. ठीक है। और किसी का कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम सवाल जो है एंड ऑफ द सेशन लेंगे. और बीच में कुछ सवाल है तो रोकिए नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. तो आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड की जो ये साइको एनालिटिक्स थ्योरी है, जिसको पर्सनैलिटी थ्योरी भी कहा जाता है, ये क्या है और ये हम क्यों समझ रहे हैं. हमको समझना है कि इनर डिवाइड हमारे अंदर कैसे होता है. और आज का टॉपिक है हीलिंग द इनर डिवाइड. तो हीलिंग के लिए हम क्या करें, तो वो समझने के लिए हम समझने वाले हैं कि ये क्या
कंसेप्ट है, क्या थ्योरी है। तो सबसे पहले उन्होंने माइंड के 3 लेयर्स हमको बताए, जो काफी सारे लोगों को पता है। हमारे यहाँ पे आज टीचर्स भी है, तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि ये हमारे मन के 3 लेयर्स है। कॉन्शियस लेयर, जो कि अभी आप फील कर रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, अंदर प्रोसेस कर रहे हो, ये आपका कॉन्शियस लेवल है। प्री कॉन्शियस लेवल, जिसको सब कॉन्शियस भी कहा गया, इसमें मेमोरीज है, परमानेंट मेमोरीज, नॉलेज जो भी है इसमें स्टोर्ड है। आज की भाषा में, न्यूरोलॉजिकल भाषा में, इसको आप हिप्पोकैम्पस भी कह सकते हैं, जहाँ पे मेमोरी स्टोर होता है। ये ऐसा मेमोरी का पार्ट है जो आप अभी तो नहीं है कॉन्शियस में आपके, लेकिन जब आप सोचोगे तो आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको पूछूं कि आपके घर में खिड़कियां कितनी है, तो आपने तुरंत सोचना शुरू कर दिया, खिड़कियां 1 2 3 4 5 ये है। कल आपने शाम को क्या खाया, तुरंत सोचा और इंफॉर्मेशन आ गई। सो ये प्री कॉन्शियस लेवल है, जिसको सब कॉन्शियस भी कहते हैं। और सबसे नीचे जो सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे मन का, वो है अनकॉन्शियस। ये लगभग 90% से ज्यादा हमारे मन का हिस्सा होता है, और कॉन्शियस 10% होता है। प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों मिला के पूरा अनकॉन्शियस है। सो अनकॉन्शियस में हमारे सारे फियर्स है, इरिटेबल विशेष, शेमफुल एक्सपीरियंसेस, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर, वायलेंट मोटिव्स, इमोरल अर्जेस, सेल्फिश नीड्स, सब कुछ है। ये पूरा हमारे डिजायर्स और नीड्स का भंडार, अनकॉन्शियस। तो आगे बढ़ते हैं कि पर्सनालिटी थ्योरी में, अब ये 3 लेयर्स मन के हमने समझ लिए, तो अभी हम समझते हैं कि हमारे जो पर्सनालिटी है उसके 3 जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, उसको पर्सनालिटी स्ट्रक्चर क्या है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, हमें समझ रहे हैं। यस, तो पहले जो आता है वो है ईड, आई डी। ये हमारा ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, वो वाला आईडी नहीं है, ये ईड है। इसको सिगमंड फ्रॉइड ने ईड कहा है, आई डी, ईड। ये ईड क्या है? ये ईड जो है एक छोटा सा बच्चा है, पूरा छोटे बच्चे की तरह है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पूरा का पूरा वो ईड होता है। ईड माने क्या? वो फुल ऑफ डिजायर्स है, इमोरल है, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया की क्या रीति रिवाज है, क्या नहीं है। मुझे अंदर इच्छा पैदा हुई, वो मुझे पूरी करनी है, इतना ही उसको पता है। बहुत इम्पल्सिव होता है, और वो कहता है कि मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मेरी एक डिजायर है और वो पूरी होनी चाहिए अभी, इसी वक्त। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसको चाहिए, वो होता है इड। इसमें सारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स अर्जेस हमको दी हुई है इड में, जो ह्यूमन स्पीशीज को आगे बढ़ाती है, सेक्सुअल डिजायर्स है, ये सब कुछ ईड के अंदर है। और ये छोटा बच्चा है, इसको दुनियादारी से लेना देना नहीं है, उसको इतना समझ में आता है मेरी इच्छा है, पूरी करो, अभी करो, इसी वक्त करो। ये होता है ईड। इसको कहा गया है प्लेजर प्रिंसिपल। ये एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल। बस मजे में रहो, इच्छाएं पूरी करो, प्लेजर। तो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है ईड। फिर हम समझते हैं कि सुपर ईगो क्या है, और फिर समझते हैं ईगो क्या है। सुपर ईगो ये मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सुपर ईगो जो है मॉरल प्रिंसिपल है। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो मॉरलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये जो है दुनिया के रीति रिवाजों के हिसाब से कैसा होना चाहिए, वो वैल्यूज मॉरल्स वो रखता है, और वो पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करता है, आइडियलिस्टिक होता है। इसी को इंग्लिश में कंसाइंस भी कहा। कंसाइंस माने हमारे अंदर वो हिस्सा जो सही और गलत में भेद करता है, हमको बताता है देखो सही कर रहे हो, देखो गलत कर रहे हो। तो ये कैसे बनता है सुपर ईगो? हमने प्री कॉन्शियस लेवल देखा था, जिसको सबकॉन्शियस भी कहा जाता है। तो बचपन में 3 साल के बाद जब ईगो डेवलप होता है, तो 5 साल के दरमियान सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। और पूरी जो ट्रेनिंग है उसको मिलती है, जो पेरेंट्स ट्रेनिंग देते हैं, सोशल हमारा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग देता है, वो सब वो ले लेता है, और उससे बनता है सुपर ईगो। पूरा मॉरलिस्टिक है, जो दुनियादारी सीखते हैं
वो सब कुछ उसके अंदर से है ना, मॉरल वैल्यूज है, राइट और रॉन्ग बताता है, आइडियलिस्टिक है, कंसाइंस है। तो ये है। तो अभी आपने समझा इड और सुपर ईगो, ये दोनों एकदम अपोजिट है। एक कहता है मेरी इच्छा है पूरी करो अभी इसी वक्त करो, एक पूरा मॉरलिस्टिक है, पूरा ढांचे में स्ट्रक्चर में सोचेगा क्या सही क्या गलत। और इसीलिए क्योंकि ये दोनों अनरियलिस्टिकली एक्सट्रीम है, ये अनरियलिस्टिक मॉरल्स है और ये अनरियलिस्टिक इसके प्लेजर्स प्रिंसिपल्स है, कुछ भी है इसके अंदर। और ये भी अनरियलिस्टिक, क्योंकि दोनों अनरियलिस्टिक है, दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट। इसको सिगमंड फ्रॉइड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। दोनों अपोजिट है और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। आप समझते हैं ईगो। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, रियलिटी, जिसको अपने सराउंडिंग की करंट रियलिटी पता है और उस हिसाब से उसको काम करना है। तो ईगो का काम क्या है, ईगो क्या करता है, ये दोनों जो है इड और सुपर ईगो, ये दोनों ईगो से बात करते हैं। एक एग्जांपल, मतलब हाइपोथेटिकली, ईगो बीच का रास्ता ले, ईगो इज बफर बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आते हैं वो थोड़ी देर के लिए स्पिरिचुअल लैंग्वेज को बाजू में रखे। ये ईगो यानी वो स्पिरिचुअल ईगो नहीं है। यहाँ पे इस ईगो को, ये वो ईगो है जो हमारे अंदर फैसला लेता है, जो डिसीजन मेकिंग करता है। वो कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, नॉट एग्जैक्टली कॉन्शियस माइंड है, पार्ट है कॉन्शियस माइंड का, जो डिसीजन लेता है। तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज को थोड़ी देर में बाजू रखिए, सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से इसको समझते हैं। तो हमारे अंदर जो फैसला करने वाला पार्ट है उसको ईगो कहा गया। वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, रैशनल है, थॉटफुल है, और दोनों के बीच का बफर है। ये दोनों की इच्छाएं पूरी करने के लिए बैलेंस रास्ता अपनाता है। एग्जाम्पल कि अभी अगर मुझे भूख लगी है, अर्ज आया मेरे अंदर से इड की भूख लगा है, तो क्योंकि मैं सेशन कंडक्ट कर रहा हूं तो मैं पूरा करूंगा सेशन, सेशन होने के बाद फिर जाऊंगा खाना खाऊंगा। ये दोनों का बीच का बैलेंस रास्ता है। तो मैं खुश हूँ, मेरे अंदर कोई भी इमोशन तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। मेरा एट भी और मेरा जो सुपर ईगो है, दोनों सेटिस्फाई होने वाले हैं, बिकॉज मैंने बीच का रास्ता निकाला। मगर क्या होता है जब बीच का रास्ता नहीं निकला? तब ये एक्चुअली बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मजेदार। क्रिएट होगा। हाँ, यस, क्या 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 कह रहे हैं मैडम? तब एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। यस। तब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और इतना मजेदार है ये कि देखो, जब भी सुपर ईगो जीतेगा, हम्म, तब आपको दो इमोशन आए। एक आएगा प्राइड का, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेरी गुड। यस। और जब सुपर ईगो के अगेंस्ट कुछ काम होगा, जब ब्रेक्स होंगे, मतलब मॉरल वैल्यूज कुछ ब्रेक होंगे, ईड जीत गया सपोज, और यहाँ पे देखा कि मॉरल वैल्यू ब्रेक हो गए यार, तब वो आपको गिल्ट देगा, ओके। शेम, गिल्ट, अरे रे क्या कर दिया। ये गेम चल रहा है। सुपर ईगो सेटिस्फाई हो जाता है, प्राइड का फीलिंग आता है, मस्त है, सब बढ़िया है, कॉन्फिडेंस। सुपर ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ, गिल्ट देगा, फीडबैक, गिल्ट। तो सोचिए कहाँ कहाँ पर आप गिल्टी फील करते हो, तो आप समझ जाएंगे कि डे कौन टू से डे आपकी लाइफ वैल्यूज में है। तो, यस, यस। डे टू डे लाइफ में तो ये बहुत मतलब अभी जो आपने बताया कंसेप्ट कि सुपर ईगो 3 साल से कैसे क्रिएट होता है, और यस। ईड ईड जो प्लेजर में रहता है या अर्ज क्रिएट करता है, तो वो कंटिन्यूअसली अर्ज कैसे क्रिएट करता है, और यस। उसे सेटिस्फाई करने में जो टग ऑफ वॉर जो आपने दिया है टॉपिक को नाम, वो यस। फील कर रही थी जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मैं लिटरली फील कर रही थी कि ऐसा ही होता है कि एक डिजायर उठती है अंदर, फिर उसे सेटिस्फाई करने के लिए जुड़ा रहता है ईगो, और फिर सुपर ईगो का कहता है कि अरे क्या कर रहे हो, वो मॉरल जगता है उसका, राइट। अपना अपना ही वैल्यूज वो क्रिएट करता है। तो ये तो चल ही रहा है, डे टू डे हाँ। लाइफ में बहुत चल रहा है। और इससे पता है ऐसा स्ट्रेस भी कभी कभी मालूम पड़ता है यस। कि यस। बहुत ऐसा बोझ लेकर जी रहे हैं हम। राइट, एग्जैक्टली।
yes, इसको और समझते हैं डीप में। ओके। वेरी वेरी गुड यार, नाइस, बहुत सही समझा आपने। तो ये हमने समझा कि जब सुपर ईगो सेटिस्फाई होता है तब क्या फीलिंग आता है, और जब ईड जो है, ईड अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो, हाँ सेटिस्फाई होगा तो मजा आएगा, उसको खुश हो जाएगा वो। हाँ। व्हाट व्हाट इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, जब ईड जो है बैलेंस नहीं रह पाया, ईड की इच्छा मार दी और सुपर ईगो जीत गया, अंदर आपको फ्रस्ट्रेशन का फीलिंग आएगा, एंगर का फीलिंग आएगा, रिसेंटमेंट का ओह। फीलिंग आएगा, ये फीलिंग देगा वो। और जो भी बैलेंस होगा, जो भी बैलेंस पर्सन होगा, बैलेंस पर्सनैलिटी होगी, उसके अंदर ये तीनों का बराबर बैलेंस होता है। जैसे कि वो हमेशा मध्यम मार्ग निकालते हैं, उनका सुपर ईगो और ईड दोनों बैलेंस होता है। ईगो जो है बराबर बैलेंस रास्ता निकालता है, जिसका सुपर ईगो बहुत हाई है और ओवरली कंट्रोल्ड है, वो लोग है ओवरली कंट्रोल्ड है, बहुत कम हंसेंगे, कम बोलेंगे, ऐसा ही वैसा ही। सो उनका सुपर ईगो हाई है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सप्रेस्ड दबे से, सहमे से जिएंगे। जिनका ईड बहुत स्ट्रांग है और सुपर ईगो वीक हो गया है, वो लोग बहुत इम्पल्सिव नजर आएंगे। यार ये बहुत इम्पल्सिव है, कुछ भी करता है, कभी भी करता है, इसको कुछ समझता ही नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ईड जो है बहुत स्ट्रांग है। तो बैलेंस तो इस पर्सनैलिटी जो होती है, या सॉरी मैडम। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, राइट, उनका बिहेवियर कभी कभी पता नहीं चलता। तो राइट, कौन सा एलिमेंट हाई है और कौन सा लो है और कौन सा राइट, हाई है, ये समझ में आ रहा है अभी। यस, मानो यस, आपने बोला कि कुछ लोग इम्पल्सिव रहते हैं, हाँ, जब चाहे कभी भी कुछ भी उठाते हैं करते हैं, तो अभी मुझे वो बिहेवियर याद आ रहे थे कुछ लोगों के। तो उनका एक्चुअली जो ईड है वो स्ट्रांग है, राइट। राइट। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। ओके, मुझे एक कमेंट आया कि आवाज बहुत कम आ रहा है। ओके। सगळ्यांना ना आवाज कमी येतोय? एक्चुअली मुझे तो आ रहा है, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी। We can hear you, but we can't hear the person who's talking, the other अच्छा, person. जयश्री मॅडमचा आवाज येतो. हाँ हाँ. ओके। मेरा हो आवाज आहे. सर, खूप अनक्लिअर आहे मॅडमचा आवाज. हा, माझा येतोय? हो हो सर. Okay, thank you. So Jayashree, see if you can get the headphones. यस यस Yeah, no problem. यस यस। So अभी you'll So, have to repeat what Jayashree madam says because we are not able to hear her. So whatever uh, you answer, it is huh. not relating. Okay. So she was explaining her understanding that how uh, she is able to understand the people around her, कि उनके अंदर ईड कब स्ट्रांग होता है, इम्पल्सिव वो कैसे होते हैं, और वो कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो समझ रहे थे वो, तो वो शेयर कर रहे थे। Okay. ठीक है, तो ये जो मजेदार गेम चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। सुपर ईगो है, ईड है, बीच में ईगो है, और जब बैलेंस रास्ता नहीं निकलता है तो एक तो कोई ना कोई तो जीतेगा, इम्बैलेंस हो गया मतलब। तो अगर ईड ईड जीत गया तो उसको तो खुशी आएगी, लेकिन ये मॉरल वैल्यूज ब्रेक हो गए तो वो गिल्ट फीलिंग देगा, और अगर जीत गया तो प्राइड देगा। ईड सप्रेस हो गया तो एंगर आ जाएगा, एग्रेशन आ जाएगा, रिसेंटमेंट आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझ, सपोज आप डाइट पे हो, आपने सोचा कि मैं डाइट करने वाला हूँ और वेट कम करने वाला हूँ, मसल मास मुझे बिल्ड करना है, और प्रॉपर आपने डिसिप्लिन में सब कुछ बना के आप एक्सरसाइज भी करते हो रेगुलरली। फिर एक दिन आपके अंदर अर्ज आता है, आइसक्रीम बहुत दिन से नहीं खाया है, आइसक्रीम खाते हैं। सो बीच का रास्ता निकालने के लिए आप सोचते हैं कि मैं 15 मिनट ज्यादा ट्रेडमिल कर लेता हूँ आज, और फिर आइसक्रीम खा लेता हूँ। 15 मिनट ज्यादा ट्रेडमिल करके शाम को आपने रात को आइसक्रीम खा लिया, और थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। जैसे आपने ज्यादा खा लिया, आपके अंदर से पूरा गिल्ट, तू तू डाइट करेगा, तू जो सोचता है वो कर नहीं पाता है, तू क्या डाइट करे। तुरंत अंदर डायलॉग शुरू, सप्रेशन, पूरा खराब फीलिंग, गंदा फीलिंग।
तो ये तो चल रहा है हमारे अंदर कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो इस पे कुछ किसी को क्वेश्चंस है या आगे बढ़े कैसा? ठीक है। सो ये जो इड, ईगो और सुपर ईगो है, इसको लेयर्स ऑफ माइंड में समझते हैं कि जो हमने शुरू में समझे थे, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, उसके हिसाब से ये तीनों कैसे दिखते हैं हम वो देखेंगे। तो जब तक स्लाइड शेयर करते हैं तब तक हम ओके, यस। तो ये है अकॉर्डिंग टू द लेयर्स ऑफ द माइंड, ईगो, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में इम्पल्सेस है, सेक्स, एग्रेशन, सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, सब कुछ है। गुस्सा। प्री कॉन्शियस में आइडियल्स है, मॉरल्स है, जो भी सिखाया है हमको आज तक, वो सब कुछ है। और ईगो जो मेडिएट करता है दोनों के बीच में। तो ईगो रियलिटी प्रिंसिपल में काम करता है, मतलब क्या कि वो देखता है कि कोई हम प्रॉब्लम में ना फंसे। जैसे कि इसकी भी इच्छा पूरी करनी, इसकी भी इच्छा पूरी करनी है, तो ऐसे की जाए जो सोशल सेटअप के हिसाब से हो, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये उसकी पूरी कोशिश होती है ईगो की। ओके। तो इसको जो है हम एक मेटाफर से समझने वाले हैं। आप शेयर करना बंद कर सकते हैं। सो ये जो इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, इसको हम एक मेटाफर से समझते हैं। मेटाफर क्या है कि इड छोटा बच्चा है, ईगो है जो मम्मी है, और सुपर ईगो है पापा। तो इमेजिन करिए बीच में जो है मम्मी है, उनके लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो बच्चा है छोटा सा, और राइट हैंड साइड में जो है हस्बैंड है, सुपर ईगो। ये क्या करते हैं तीनों, ये दोनों ईगो से बात करते हैं। ये आता है, कहता है मुझे केक खाना है, ये बोलता है नहीं अभी नहीं, ये भी कोई समय है, कभी भी कुछ भी, अभी तो खाया था, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, अभी नहीं। तो ये भी एक कह रहा है, ये भी एक कह रहा है। ये ईड है, ये सुपर ईगो है, ये हस्बैंड है, ये बच्चा है, ये दोनों मम्मी से आके कुछ ना कुछ कहते हैं, क्योंकि मम्मी रास्ता निकालती है बीच का। मम्मी की जिम्मेदारी है कि दोनों को खुश रखना है, वो चाहती है घर में सब खुशहाली रहे, शांति रहे, तो उसकी पूरी कोशिश है ये। सो इमेजिन करिए कि इस मेटाफर में एक ऐसा हाइपोथेटिकल, एक हम एक सीन समझने के लिए ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कि बच्चा सुबह 16 साल का हो गया, तो समझो 16 साल का एक यंग टीनेज बच्चा सुबह लेट उठा, और लेट उठते ही मम्मी को बोलता है मम्मी मेरे को एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। जैसे ही बोला मम्मी, जैसे ही बोला कि स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, यहाँ से पापा ने शुरू कर दिया, ये आजकल के बच्चे इतना लेट उठते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं, और उनको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, ये भी कोई उम्र है, मैं जब 16 साल का था तब मैं ये करता था, वो करता, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये कह रहा है कि देखो मम्मी हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे हमेशा दबाया जाता है, मुझे समझा नहीं जाता, कभी मेरी बात नहीं सुनते, ऐसा ही करते हैं। मम्मी बेचारी परेशान हो। हाँ, ये मेटाफर आप ये समझ रहे। और आगे क्या इमेजिन करिए कि दोनों इतना बोल रहे हैं, दोनों इतना बोल रहे हैं मम्मी को, इतना वो अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि मम्मी कहती रुको, बस हो गया, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, आई कैंट हैंडल इट, ऐसा हाथ कर लिया मम्मी। यहाँ पे इसको पॉज कर लीजिए, इस पे हम आगे बात। ठीक है, सभी ने पॉज किया, ये विजुअल सबके मन में आ गया। इसको हम पॉज कर। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये जो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और इमोशन आता है ना, एंग्जाइटी आता है, एंशियस फील कर, तो उसको डील करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कुछ करते हैं, हमारे अंदर कुछ अनप्लेजेंट इमोशन आता है, गिल्ट आया या फिर एंगर आया, सब जो भी आया, उसको कवर करने के लिए हम कुछ करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने इसको
डिफेंस मैकेनिज्म का नाम दिया है। हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। देयर आर मेनी डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो उसमें से हम कुछ 4 डिफेंस मैकेनिज्म है जो समझने वाले। पहला जो है वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब क्या कि जो भी मैं करूं उसके लिए मेरे पास एक लॉजिकल रीजन बना के मैं प्रेजेंट करूं। जैसे कि एग्जाम में कॉपी क्यों किया, ऐसा भी कर रहे थे, मैं क्या करूं? अगर किसी आपको धक्का लगे, आपने बोला धक्का मत दो, पीछे वाले धक्का दे रहे, मैं क्या करूं? जो भी करेगा उसके लिए वो एक रैशनल लॉजिकल आंसर क्रिएट करेगा, दैट इज रैशनलाइजेशन। क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं डिफेंस मैकेनिज्म? क्योंकि हमारे अंदर जो इमोशन आया है उसके साथ हमको डील नहीं करना, हमको उसको दबा देना है। इसीलिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, है ना? क्रिएटिंग फॉल्स एक्सक्यूज फॉर वन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स एंड थॉट्स टू अदर्स एंड नॉट टू योरसेल्फ, दैट इज रैशनलाइजेशन। ये तो हम रोज करते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन के बाद आता है रिप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये 4 जो है हमने क्यों चूज किए हैं, और भी कई तरीके के, वो भी पता होगा। रिप्रेशन, रिप्रेशन यानी कि ऐसी ट्रॉमा या फिर ऐसी अनप्लेजेंट इमोशन मेमोरी जो हमने अंदर दबा दी, अनकॉन्शियसली दबा दी। सो जो रिप्रेशन होता है वो अनकॉन्शियसली होता है। एग्जाम्पल कि किसी का कार एक्सीडेंट हो गया और उसने क्या किया, क्योंकि वो कार एक्सीडेंट बहुत ही भयावह था, काफी दिनों के बाद, महीनों के बाद वो हील हो गया, तो क्योंकि वो जब भी याद आता है खराब लगता है, तो वो याद ही नहीं करता, वो दबा देता है और वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अनकॉन्शियस में चले जाता है। तो जब भी वो कार चलाता है और कुछ वैसी सिचुएशन होती है जब वो एक्सीडेंट हुआ था, वो अनप्लेजेंट फील करने लगता है, अंदर एंजाइटी फील करता है। ये है क्योंकि रिप्रेस्ड इमोशन। समझ में आ रहा है? रिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑटोमेटिक होता है, ये अनकॉन्शियस करता है। ये अनकॉन्शियस का तरीका है अनप्लेजेंट इमोशंस के साथ डील करना। जैसे किसी की डेथ हो गई, सोचना नहीं चाहता वो उसके बारे में, जब याद आता है खराब लगता है। तो जब भी कोई बीमार हो जाता है, अनप्लेजेंट, अरे इसका ये भी मर गया था। या फिर कोई रास्ते से जा रहा है और किसी की ये देख लिया उन्होंने, डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, देख लिया, तो अनप्लेजेंट, क्योंकि रिप्रेस्ड है अंदर, वो डील नहीं किया है, वो ऊपर आता है। ठीक है। इसके बाद आता है सप्रेशन। सप्रेशन और रिप्रेशन में फर्क है। रिप्रेशन अनकॉन्शियसली होता है, सप्रेशन जो हम कॉन्शियसली करते हैं। जैसे मुझे गुस्सा आया, मैंने 1 to 10 काउंट किया, गुस्से को दबा दिया, मैंने कॉन्शियसली दबाया। तो जो भी हम कॉन्शियसली दबाते हैं उसको सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और एक आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको एक अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म कहा गया है, इसीलिए इसको एक एग्जांपल के लिए लिया है, और भी कई है। तो सब्लिमेशन यानी क्या कि हमारे जो इमोशंस है उनको चैनलाइज करना। जैसे किसी का सपोज एक्सीडेंट में कोई रिश्तेदार मर गया, और वो क्यों मरा? क्योंकि जो गाड़ी चला रहा था वो ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा था। तो बहुत गुस्सा है, वो चाहते कि वो जिसने भी एक्सीडेंट किया है, वो ड्रंक एंड ड्राइव किया, उसको मारे जाकर। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो एक एनजीओ ज्वाइन करते हैं जो कि ड्रंक एंड ड्राइव के लिए काम करते हैं। सो क्या किया उन्होंने, अपना जो अंदर एंगर है, जो इमोशन है, उसको सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल जो है उस हिसाब से उन्होंने उसको चैनलाइज किया। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, विच इज नोन एज अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमको समझने के लिए, क्योंकि हम इनर डिवाइड को समझ रहे हैं। बाकी भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रिग्रेशन है, प्रोजेक्शन है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, ये से कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो हम समझ रहे हैं। तो ये हम क्यों समझ रहे हैं, इसमें समझने वाला क्या पार्ट है कि हमारे अंदर देखो इमोशन क्रिएट होता है और उसके साथ हमको डील नहीं करना है, इसीलिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, और ये अनकॉन्शियस होता है।
इसके लिए हम अपने आप को दोष ना दे, ये हमारे अंदर होता है। तो जैसे ये समझ में आएगा, ऑब्वियसली विल बी मोर सेल्फ अवेयर कि हम जब भी कोई डिफेंस मैकेनिज्म यूज करें, हम अंदर सोचें। सो उसको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म को समझना, और रिप्रेशन और सप्रेशन सबसे ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट। वो क्यों, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि कुछ क्वेश्चन है इसमें? नो क्वेश्चंस? ओके, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो चैट में बताओ। ऑलराइट, सो एक जो हमने पॉज किया था सिचुएशन, सभी को याद है वो जो सिचुएशन हमने पॉज किया था? मम्मी ने ऐसा किया, इनफ इज इनफ, आई कैन हैंडल। ओके, अभी क्या है कि पॉज में है मम्मी। सबको याद है ना? कि वापस से याद दिलाओ, क्या सीन चल रहा है? जो यंग 16 साल का बच्चा है और पिताजी है, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है मम्मी के साथ। मम्मी को बोल रहे हैं क्यों? बच्चा क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक मांग रहा है, पिताजी मना कर रहे हैं। बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और मम्मी परेशान होके उसने ऐसा हाथ किया, इनफ इज इनफ, कैन हैंडल इट एनीमोर। अब जब क्योंकि मम्मी पॉज है, मम्मी को एक चीज याद आ गई। मम्मी ने ऐसे ही एक सेमिनार, एक वेबिनार अटेंड किया था जहाँ पे मम्मी ने अपनी जो प्रॉब्लम है शेयर की थी कि देखो ना, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, ये दोनों सुनते ही नहीं, बहुत जिद्दी है, हमेशा जिद करते हैं और मुझे मैं ही फंसती हूँ हमेशा, और क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है मैं तो टाल भी नहीं सकती। तो ये सब प्रॉब्लम्स उन्होंने शेयर किया है, तो उनको एक सोल्यूशन दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन उनको याद आ गया। और जैसे आप पॉज छोड़ने वाले हो, अभी जैसे आप पॉज छोड़ने वाले हो, मम्मी मेडिटेशन में बैठ गई। इमेजिन करो, दोनों लड़ रहे झगड़ रहे, मम्मी बोलती इनफ इज इनफ और बैठ गई मेडिटेशन में, आराम से बैठी। क्यों? क्योंकि उनको याद आ गया, मुझे बताया था कि ये जो मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी इच्छा पूरी करनी ही है, ये तो मेरा काम है, तभी तो शांति बनी रहे, ये जरूरी नहीं है, ये नॉट नेसेसरी। ये उनको पता चल गया, याद आ गया, तो वो मेडिटेशन में गए। तो फिर क्या करें? उनको सब याद आ गया, क्या क्या सीखा था। सो शी इज जस्ट सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग, विटनेसिंग, जस्ट विटनेसिंग। बच्चा फिर भी जिद कर रहा है, वो चल ही रहा है, ये बाइक चाहिए, ये चाहिए, चॉकलेट चाहिए, केक चाहिए, यहाँ से ये बोल रहा है हमेशा। अभी मेडिटेशन में बैठे तो अभी तक वो केक खाने का, देखो समझता ही नहीं, कभी भी कुछ भी खाने का रहता है। तो ये चल रहा है और मम्मी कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, देयर इज नो रिएक्शन, जस्ट सिटिंग ऑब्जर्विंग। और with time, with time, mom realizes that if I'm not responding to this, the desires goes away and they come up with new desires. जैसे कि बच्चे ने चॉकलेट मांगा, चॉकलेट की जिद की, कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चले जाता है, दूसरी विश लेके आता है, केक चाहिए। वहां पर भी जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसको, वो तीसरी लेके आता है। तो मम्मी को पता चला ये रिपीट बहुत कम करता है, मतलब 10 बार चॉकलेट मांगा तो कुछ टाइम बाद 2 बार ही मांग रहा है, फिर 1 बार मांग रहा है। तो ये हो रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि ये ठीक है तो ये इसके मॉरल प्रिंसिपल्स को भी धक्का नहीं पहुंच रहा है, ये भी खुश है, तो ये भी धीरे धीरे अपनी बड़बड़ कम कर रहा है, आइडियलिस्टिक बिहेवियर, जिद जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो मम्मी बैठी हुई है मेडिटेशन। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इन दोनों को, ये बच्चा और ये जो पिताजी है ना, इन दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने आप करुणा आ जाती है, प्यार आ जाता है। पिताजी को रियलाइज होता है कि यार मैं कितना जिद्दी बाप हूँ, कितना मैं परेशान किया अपने बच्चे को, और जो बच्चा है उसको लगता है कि मैं कितना जिद्दी हूँ, मैंने कितना परेशान किया पापा को यार।
क्या यार, पापा थोड़ी गलत कहते, सही तो कहते हैं। और दोनों, क्योंकि दोनों को रियलाइज होता है, दोनों पापा जो है बच्चे को गले लगाते, हक करते, पप्पी लेते कि मेरा प्यारा बच्चा, आई एम सो सॉरी। और ये भी कहता है आई एम सो सॉरी पापा। ये हाइपोथेटिकली समझ रहे हैं, सिग्मा फाइव से मत जोड़िए। और जैसे ही पापा उसको हक करते हैं, बच्चे को किस करते हैं, मम्मी आंख खोली, मम्मी ने आंख खोली और अभी स्माइल। यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ अंदर टग ऑफ वॉर चल रहा था, राइट। तो उसे हंसते हंसते आपने कैसे हीलिंग को मुकाम देना चाहिए ये आपने बताया। जब आपने माँ मेडिटेशन में बैठती है और वो सुपर ईगो क्या कहता है और ईडी क्या कहता है, ये मैं विजुअलाइज कर रही थी। और जब जब हाँ, मेडिटेशन के बाद मतलब ये दोनों कैसे मिलते हैं और माँ कैसे खुश होती है और शांति कैसे बनाए रखती है, ये मैंने ये इस मेटाफर में जाना। बहुत ही बढ़िया मेटाफर था, क्योंकि पहले तो ये कंटेंट ग्रास्प करना और डाइजेस्ट करना थोड़ा अनईजी हो रहा था, लेकिन मेटाफर से इतने सही मायने में ये समझा, तो थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। हाँ, सो किसी को कुछ सवाल है इसके ऊपर, कुछ शेयर करना है? मेटाफर कैसा लगा, समझ में आया? When sometimes we don't have time to sit for meditation, Right. like in the workplace or something, then how do you handle it? हाँ, जो मम्मी जब मेडिटेशन में बैठी थी तो शुरुआत उन्होंने की थी, वो नाक पे जो है सांस पे ध्यान दे रही थी। She was just focusing on her breath and she knew that she do not need to respond. वो जो कंपल्शन था, मुझे पूरा करना ही है, जरूरी नहीं। तो शी वॉज फोकसिंग ऑन हर ब्रेथ। सो जब भी हम हमारे काम में हैं और कुछ हो जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि काम करते करते ही फोकस हमारे ब्रेथ पे हमको लाना है, सो वी कैन बैलेंस। प्रैक्टिस से आएगा, इट्स वेरी इजी। मेटाफर में बहुत अच्छा लगता है सुनना, इट्स डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। यस। So you're saying if you get disturbed in a workplace, try to come on your breath. यस, फोकस ऑन योर ब्रेथ। वेयर इज इट टचिंग, नॉस्ट्रल्स के बाहर, अंदर। सो फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ विल टेक यू टू द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। जो एंजाइटी क्रिएट हुई है अंदर, अनकंफर्ट फील हो रहा है, जो इमोशंस फील हो रहे हैं, इसके लिए हम कुछ ना कुछ एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेंगे। तो वो ना करते हुए जब हम, अगर हमको क्लियरली रिस्पॉन्ड करना है, सो यस, वी शुड बी फोकसिंग ऑन आवर ब्रेथ। Okay, thank you. Okay, more examples. Yes, गणेश पूछता है कि हाँ, आई थिंक जयश्री मैडम, आपका जो माइक है ना, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, आप चेंज कर पाते हैं। So Ganesh is asking, sir, more examples when child asks anything repeatedly, what can we do? Child asks repeatedly मतलब जो हम ध्यान में बैठे हैं, इट जो है बहुत इच्छा क्रिएट कर रहा है, रिपीटेडली वही इच्छा आ रही है। यही कह रहे हैं ना कि एक्चुअली फिजिकल चाइल्ड के बारे में कह रहे हैं। फिजिकल चाइल्ड का एग्जांपल था नहीं, ये हमारे अंदर का जो इड है, जो बच्चा है, उसका एग्जांपल था। तो रिपीटेडली कुछ मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो कि वो ऐसी, अगर कोई इच्छा है जो पूरी होनी चाहिए, तो बीच का रास्ता निकाल लो। सी, मेडिटेशन में हमको क्यों हीलिंग होता है? क्योंकि हम सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये सारा जो गेम है ना, ये रिप्रेशन और सप्रेशन का गेम है। इसीलिए वो दो डिफेंस मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है जब हम रिप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, वो अनकॉन्शियस में चला जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, और वो काम करता है, सिचुएशन में ऊपर आता है।
तो मेडिटेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसमें से ये हील हो जाता है, अपने आप होता है। कैसे होता है आई डोंट नो, उसके पीछे कोई रिसर्च होगा, साइंस होगा, पढ़ना चाहिए, पर एक्सपीरियंस किया है इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप मेडिटेशन के गहराई में जाओगे आप देखोगे जो भी जिद थी, जिद हमने क्या देखा, इड है और सुपर ईगो दोनों जिद्दी है, ये दोनों अनकॉन्शियस का पार्ट है। सबसे नीचे इड है, थोड़ा ऊपर सुपर प्री कॉन्शियस में सुपर ईगो है। ये दोनों अनकॉन्शियसली अंदर वो वॉर चलता रहता है। ये दोनों की जिद जो है ना, मेडिटेशन में क्या होता है, जिद मेल्ट हो जाती है। और जैसे कि एग्जांपल में समझा, दोनों हक करते एक दूसरे को, यानी कि क्या हो गया, वो इंटीग्रेट हो गए नेचुरली। मगर क्या इंटीग्रेट होने के बाद सब ठीक हो गया? नहीं। इड क्योंकि हमारे जिंदगी में हमेशा हमारे साथ रहेगा, मरते दम तक इड रहेगा। एंड सो सुपर हीरो वो हमारे पार्ट है यार, पर्सनालिटी, कोई मरेगा नहीं। मगर होगा क्या, मम्मी के चेहरे पे स्माइल हमेशा रहेगी। अंदर का जो गेम है मम्मी देख रही है, मतलब आप, मम्मी यानी कि आप, जो डिसाइड करने वाला मन है, जो देख रहा है वो। कोई भी इच्छा आई, आपने नोटिस किया, बड़बड़ नोटिस किया, आप ऑब्जर्व करते हो और बीच का रास्ता निकाल लेते हो। सो मोस्टली विथ योर सेल्फ अवेयरनेस होता है ये, कि मेडिटेशन के साथ सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो हम हमेशा अवेयर रहते हैं। सो वी आर एबल टू टेक द बैलेंस रूट, ये होता है। इसी को कहा गया है वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी, वेल एडजस्टेड पर्सन या फिर बैलेंस्ड पर्सन। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक है हीलिंग द इनर डिवाइड, इसीलिए हमने मेडिटेशन की बात की। मगर कॉन्शियसली अगर आपको इंटीग्रेट भी करना है, सिर्फ मेडिटेशन से होगा क्या? तो यस डेफिनेटली नेचुरली होगा। मगर अगर किसको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और बुद्धि से समझना है, काम करना है इसके ऊपर, तो क्या करना चाहिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन कैसा हो, तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं जिसको कहा गया है कैथारसिस। कैथारसिस मतलब कि हमारे अंदर जो भी है उसको बाहर निकाल देना, जो भी दबा हुआ है उसको बाहर निकाल देना, दैट इज कैथारसिस। तो पहला है जर्नलिंग, जिसमें आप लिखते हो अपना, आपका दिन कैसा गया, दिन में क्या क्या हुआ, अपने इमोशंस क्या क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या क्या थे, सब कुछ आप लिखते हो। इससे आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आप किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। दूसरा है टॉकिंग, टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट और टॉकिंग टू योर ट्रस्टेड फ्रेंड एंड वेंटिंग इट आउट, जो भी है अंदर दबा हुआ, मतलब ऐसी चीजें भी आप अगर बोल पाए तो बहुत अच्छा, जो रिप्रेस की गई है, दबा दी है, और वो क्योंकि बोली नहीं है तो आपकी साइकी में काम कर रही है। तो अनकंफर्टेबल कुछ है जो बोल नहीं सकते किसी को, अगर आप ये बोल पाए, लिख पाए, अगर आप ये बाहर निकाल पाए, तो कथारसिस सही मायने में होगा। तो इसीलिए थेरेपिस्ट है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, फैमिली है, जो भी। आर्ट है, आर्ट आर्ट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। आपके जो अंदर का इड है, इड क्योंकि क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। और क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो उसको जो एक्सप्रेशन मिलना चाहिए वो सोसाइटी के क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, फिर पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, म्यूजिक प्ले करो, उसको एक्सप्रेशन मिलेगा। वो एक्सप्रेशन चाहता है, दोनों एक्सप्रेशन चाहता है, सुपर ईगो भी एक्सप्रेशन चाहता है, इट भी एक्सप्रेशन चाहता है। फिजिकल एक्टिविटी, जैसे सब्लिमेशन में समझा था, एनर्जी को चैनलाइज किया, तो फिजिकल एक्टिविटी में एनर्जी चैलेंज आप करोगे, चैनलाइज करोगे, बॉक्सिंग कर सकते हैं, रनिंग, डांसिंग। ये तो हो गया कैथारसिस में आने वाला पार्ट। कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, इसको वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट भी आप कह सकते हैं। तो ये क्यों होता है, मतलब ये इसीलिए होता है क्योंकि हमको क्लियर नहीं है, हमको हमको क्या चाहिए क्लियर नहीं है, हमको हमारे वैल्यूज क्या है हमको क्लियर नहीं है, हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है क्लियर है। इसीलिए ये अंदर चल रहा, मिसअलाइंड। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज जो बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन का काम करेगी। इंटीग्रेशन माने दोनों का इंटीग्रेशन, जो समझा ना आपने एग्जाम्पल में,
सो वैल्यू मैप, हम सबके अंदर वैल्यू, हम उन्हीं वैल्यूज को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा दो वैल्यूज में, दो इच्छाओं। वैल्यू माने क्या? एक बिलीफ होता है। इसको एग्जांपल से ऐसा समझो कि वैल्यू है, पाउडर है, उस पाउडर को आपने कैप्सूल में डाल दिया, वैल्यू बन गई। या फिर कोई बिलीफ है, बिलीफ को ठप्पा लगा दिया, वैल्यू बन गई। पक्का कर लिया बिलीफ, तो वैल्यू बन गई। तो ऐसी हमारी कुछ कोर वैल्यूज होती है जिसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो वी शुड नो व्हाट आर माय वैल्यूज एंड व्हाट आर नॉट माय वैल्यूज। हमको पर्पस डिफाइन करना है, हमारा खुद का आइडेंटिफाई करना है क्या है पर्पस। तो आप बहुत अलाइंड हो जाओगे, आपके अंदर के ये दो है हिस्से, वो उस पर्पस के लिए काम करने लग जाएंगे, सपोर्ट करेंगे आप। टग ऑफ वॉर बन जाए, इधर उधर भागेंगे। यस, कैन स्टॉप शेयरिंग। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि हमको ये क्यों करना है, कैथारसिस क्यों करना है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग एक्सरसाइज क्यों करने हैं, होता क्या है। जैसे हमने समझा कि ये हम सप्रेशन करते हैं, रिप्रेशन करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं कुछ जो हमारे साइकी में अभी भी है और काम करते हैं। और क्योंकि उसको रेगुलेट नहीं किया, हम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। जितना उसको काम करेंगे, फेस करेंगे, उतना ही अंदर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा एंड यू विल फील मोर पीस, मोर ईज, मोर बैलेंस। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगा, मेरा अपना एग्जांपल है। 2010 की बात है। 2010 में ग्रेजुएशन मेरा हो गया था और मैं जॉब जो कर रहा था मैंने वो छोड़ा था लास्ट ईयर में, क्योंकि काम करता था और नया जॉब लगने में 1 महीना था, तो बीच में टाइम था। सो मैं और मेरा दोस्त, हम क्रॉसवर्ड गए थे। मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। और क्रॉसवर्ड जाने के बाद ऐसे ही बुक्स देख रहे थे और गीता दिख गई। गीता, बोला यार ये गीता पढ़ी नहीं है कभी, बहुत आकर्षण है, पर उसको पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में उठा ली क्योंकि हिंदी डिफिकल्ट, तो इंग्लिश में उठा। और वो 150 रुपए की थी, मुझे अभी भी याद है, 150 रुपीज, और मेरे पास 500 रुपए। मैंने 500 रुपए दिए, गीता को हाथ में लिया। उस पर्सन ने काउंटर पे मुझे 450 रुपए वापस दिए। और जब मैंने हाथ में लिया तो मेरे को समझ में आ गया था कि 450 रुपए है। अब मुझे वहां पे उस मोमेंट पे थ्रिल आ गया, यार पैसा मिल गया, 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, वाह क्या बात है। मैं कुछ भी नहीं बोला, मैंने जेब में डाला, बाहर निकला, थैंक यू बोल, और दोस्त के साथ पीछे गाड़ी पे बैठ के जा रहा था। हाफ द वे बहुत गिल्टी फील होने लग गया, बहुत खराब लगने लग गया अपने अंदर ही, क्योंकि मैं दोस्त को बताया नहीं था। तो अंदर ही खराब फील होने लगा, क्या कर रहा हूँ यार, मतलब गीता खरीदी 100 रुपए के लिए, ऐसा करूंगा मैं, मतलब बहुत खराब, लाइक वेरी बैड, व्हाट एम आई डूइंग। और जरूरत था क्या, ऐसा फील हो रहा। तो मैंने दोस्त को शेयर किया, यार ऐसा ऐसा हो गया। वहां पे भी मैंने डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया, उसको पूरा सच नहीं बताया। उसको बताया कि अरे मैंने अभी देखा, उसने मेरे को पैसा दिया ज्यादा है, तो ठीक है कल जाके दे देना। तो मुझे याद है कि मैंने जाकर के वापस दिए वो पैसा। और जब वो वापस दिया पैसा, वो पर्सन इतना खुश हो गया, थैंक यू सो मच सर, आपने पैसा दिया, वो मेरे सैलरी से कट होने वाला था। बहुत ही जेन्युइन बंदा था, गरीब था मेरा। तो ये एग्जाम्पल, वो थैंक यू दिया और हो गया। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, चल रहा है, बोझ हट गया। तो एग्जाम्पल से आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ, ये जो पूरा आपने समझा अभी एग्जैक्टली ये कहा कैसे काम किया मेरे लाइफ में। वहां पे थ्रिल आया, बहुत अच्छा लग गया मेरे को, अरे पैसा मिल गया। ग्रीड है ना, ईड का है पार्ट, ग्रीड है। आई टुक द मनी, आई वेंट, मेरा सुपर इगो, मॉरल प्रिंसिपल, व्हाट डिड यू डू, गिल्ट आ गया, बट आई करेक्टेड इट। देयर इज अ डिफरेंस। द क्वेश्चन इज, वो क्योंकि मैंने करेक्ट किया, इसीलिए मैं आज आपको इतना खुल के विदाउट एनी शेम आई कैन शेयर इट विद यू। द क्वेश्चन इज व्हाट इफ आई वुड हैव नॉट गॉन एंड गिवन बैक दैट मनी, what then? With this understanding, what do you think, what must have happened if I wouldn't have gone and give him the money back?
गिल्ट ट्रैप, मेरे अनकॉन्शियस में चले जाता हूँ, एंड व्हाट मेरा फीलिंग कैसा रहता मेरे अपने बारे में, खुद के बारे में, बहुत खराब। प्रतीक इज नॉट गुड पर्सन। मैं अपने अनकॉन्शियस में सोचूंगा, भले ही बोलूंगा ना, आई एम अ बैड पर्सन। अब सोचिए ऐसा बचपन से लेके आज तक कितना अनरिजॉल्व हमने रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमको लगता है वी आर नॉट वर्थ इट, वी आर बैड, वी आर नॉट गुड। इसको रेगुलेट कैसे करोगे और कब करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, और मेडिटेशन को भी समझना, क्योंकि मेडिटेशन में जो दबी हुई चीजें हैं वो ऊपर आती है कॉन्शियस पे। जो रिप्रेस किया था वो आ जाता है ऊपर, उसको एक्सप्रेशन मिलता है, रेगुलेट करने का मौका मिलता है। ये पूरा जर्नी जो है अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लाने का जर्नी, अवेयरनेस, दैट्स दिस जर्नी। इसीलिए कैथारसिस बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जो भी दबा हुआ है उसको हमको मेंट आउट करना है, और हमें हमारे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, पर्पस को फाइंड आउट करना है। सो दैट्स द पर्पस। इस ऐसे होगा हील द इनर डिवाइड। ओके, सो इट्स 10:56, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम। कैसा लग रहा है? क्या क्वेश्चंस है? एनीथिंग मोर? और कुछ समझना है प्लीज? वी आर ओपनिंग दिस फॉर क्वेश्चंस नाउ। और ये जो थ्योरी है ये हमने सिर्फ थोड़ा सा ही समझा है हमारे इस टॉपिक को समझने के लिए। थ्योरी इज मच डीप। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज उसके ऊपर सब गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हो। मगर मैंने उतना ही हिस्सा लिया जितना हमारे लिए आज। यस, सर मुझे कुछ शेयर करना, हाँ जी, आवाज ठीक से आ रही हाँ है? अभी आ रही है। ओके। जो आपने लास्ट में जो एग्जांपल दिया खुद का, वो कहीं ना कहीं रिलेट बहुत कर रहा था हमारे खुद की जिंदगी में भी। बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती है जहाँ पे ऐसी चीजें होती है कि ईड जागृत होता है, फिर सुपर ईगो आता है। और मेडिटेशन का जो वैल्यू आपने बताया, जो इम्पोर्टेंस आपने बताया कि उसे एक्सप्रेस करना है, और जब हम ये सब जर्नी जो है अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लाने की जर्नी है, और राइट, उसके लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प कर रहा है। तो ये मैं अंदर से फील कर रही थी। अभी तो बहुत सारा कंटेंट ऐसे हम रीड करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आपने एग्जांपल से इतना सिंप्लीफाई किया, इतना क्लियर कट समझा कि कैसा अंदर ये सब साइकिल चलते रहता है, कैसे हम गिल्ट में जाते हैं, कैसे ग्रीड में जाते हैं, फिर ईगो को कैसे हैंडल करना है ये पता नहीं चलता, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, एंजाइटी में जाते हैं। ये अंदर कैसे खेल चल रहा है, और हम कठपुतली की तरह इस पर नाच रहे हैं लिटरली। यस, तो ये सिर्फ इतना क्लियर पिक्चर दिख रहा है, मानो आईना है सामने रखा है, और उसमें उसके सामने मैं खड़ी हूँ, और ये मुझे दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ स्पॉट है, इस पर कैसे कैसे कार्य करना है, कैसे काम करना है। इतना आपने गहराई से ये इनर डिवाइड, जो अंदर के डिवाइड क्रिएट होते हैं, वो बताया। थैंक यू सो मच। यस, अगर जो पार्टिसिपेंट्स है उन्हें भी कुछ शेयर करना हो तो वो जरूर कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बाकी लोग भी शेयर करें, फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। वो जो सेशन कैसा लग रहा है, कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लग गया? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, thank you for the session. This is very nice. यस, थैंक यू। सर Yes. मुझे एक सवाल ऐसा था कि अभी आपने बोला ना कि एक्सप्रेस कैसे करना है हमको, हाँ, हमने फीलिंग्स दबाना नहीं है। हाँ,
तो मुझे एक था कि अगर ये सिचुएशन अलग ऑफिस में रहती है, अगर हमारे बॉस लोग जो होते हैं, हमारा कुछ गलती नहीं होता है, लेकिन चिल्लाते हैं हमके ऊपर, तो फिर right, हम हमको पता रहता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, right. लेकिन उनको भी पता वो उनके जगह ठीक होंगे, मालूम नहीं है वो भी। right. तो इसके लिए हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? राइट, तो प्रेशर आता है तो आप बोल पाते हैं हम अपने मन की बात कि नहीं बोल नहीं बोल पाते सर, प्रेशर में नहीं बोल पाते। राइट, तो इसको ना पहले आप एक डिफेंस मैकेनिज्म समझते हैं इसको। एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, हमारे अंदर जो है ना वो किसी और पे थोप देना। हाँ, मतलब बॉस पे गुस्सा नहीं हो सकते तो वेटर को डांट दिया, बच्चों को डांट दिया। हाँ, तो ये क्योंकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है तो ये सब यूज करते हैं, ये जो आप कह रहे हैं आपके बॉस भी करते हैं। सो ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म, उनका तरीका है। और आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? तो आप क्या करते हो? आप बोल नहीं पाते हो, फिर क्या करते सर फिर मैं और डिप्रेशन में थोड़ा सा दब जाती हूँ हो? कि मतलब सप्रेस करते हो आपका है हाँ, जो सप्रेशन है, हाँ सप्रेस दबा। करती हूँ सर। तो आप हर जगह पे ऐसे हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन है यहाँ पर? मे बी सर समटाइम्स। समटाइम्स ऐसा होता है, राइट। तो इसके लिए एक तरीका है विच यू कैन ट्राई, इसको शैडो बॉक्सिंग का कहते हैं। शैडो बॉक्सिंग आप गूगल भी कर सकते हैं, शैडो बॉक्सिंग किसको कहते हैं, बट ये आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके। तो पहला क्या है शैडो बॉक्सिंग, आप जो भी कहना चाहते हो हाँ, उस पर्सन को, आप बैठे हो और आप मन में उस पर्सन को सामने देख करके मन में कह रहे हाँ, हो, हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हो कि ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है मैडम, आपने ऐसा कहा लेकिन ये एक्चुअली ऐसा ऐसा है। आप अपने जो भी बात है कह रहे हो, कॉन्फिडेंटली कह रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। शैडो बॉक्सिंग कहते हैं इसको। और फिर जब भी ऐसा कोई मोमेंट आएगा जब आपने पता चला आपको कि आपने अपने आप को सप्रेस करना शुरू कर दिया, ट्राई टू ओके, से समथिंग। सब कुछ नहीं बोल पाओगे चलेगा, एक सेंटेंस बोल सकते हैं अपने डिफेंस में, या फिर अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। शैडो बॉक्सिंग। दूसरा, आप राइटिंग कर सकते हैं जो भी मन में हुआ, जो भी आज सपोज बॉस ने डांट दिया, आप बोल नहीं पाए, घर पे आओ, सब लिख दो। पहला तो इमोशन लिख दो कि मैं क्या फील कर रही हूँ, बहुत खराब फील हो रहा होगा ना, सब कुछ लिख दो, हाँ, ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है, और गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भी लिख दो, गाली भी लिख दो। फिर लिखना जो आप कहना चाहते हो कि एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी, ऐसा था ऐसा था। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी इंटरनल क्लैरिटी बढ़ेगी, आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे और सिचुएशन में फिर धीरे धीरे आप बोलने लग जाओगे। ओके, ठीक है, अभी तो ये दो प्रैक्टिकल मेथड्स मैं आपको बता सकता हूँ, मगर आपको अगर बाद में बात करनी है तो हम बाद में बात भी कर सकते हैं इसके ऊपर, हम इस पे डिटेल पे काम कर सकते ठीक, हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू किशन। सर जो आपने Yes. शैडो बॉक्सिंग का बोला, वी जस्ट हाँ, हैव टू इमेजिन द पर्सन, वी हैव टू नॉट टेल द पर्सन पर्सनली ना सर, हाँ, राइट जिसने राइट, हमको हर्ट किया। ये यस यस यस, करेक्ट है करेक्ट है। शैडो बॉक्सिंग में हमको इमेजिन करना है कि वो पर्सन सामने है और मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, वी हैव टू नॉट टेल द पर्सन डायरेक्टली। नो नो नो, एट दैट मोमेंट नो, दैट्स व्हाट शैडो बॉक्सिंग is. We are ओके, practicing so that when the person comes in front of us, we are already practiced, हमारे अंदर प्रैक्टिस हो चुकी है और वो हम बोल पाए। So, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है if you practice. लेटर ऑन वी कैन टेल द पर्सन। Later on you can tell the person. And if you are from the spiritual background, you can also try AMSY prayer. AMSY prayer is beautiful prayer that जो भी पर्सन है जिसने हर्ट किया है उनके AMSY से बात कर सकते, you can communicate our feelings to that person. व्हाट इज दैट प्रेयर सर? AMSY prayer, I can recommend you a book. अच्छा, The name of the book is AMSY.
So I'll ask Shreyas to give you the details of the book. It's a beautiful book. I think you should go through it because that's a topic which cannot be discussed in brief. So I would recommend you, if you are interested, to go through it. So just type the book in the group, sir, so we can. Yes, I have it with me. Yeah. अभी तो नहीं दिख रहा, but aim is why I'll type it here. Yes. Anything else? Any sharing? Any question? हेलो सर, Yes. प्रीवियसली जो मैडम ने क्वेश्चन पूछा था उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। Okay. अगर फैमिली में, फ्रेंड्स में या फिर हम नजदीक के लोगों में अगर क्लैशेस हो जाते हैं, तब हम लोग मतलब वो गुस्से से हम लोगों को पर्सनली आके बहुत बॉदर करते हैं या फिर बोल जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं गुस्से में। तब एक लेवल होता है, जब तक पेशेंस रहता है तब तक हम लोग सुनते हैं, लेकिन एक ये आता है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे पेशेंस सब खत्म होते हैं। तो वहाँ पे आपने जो एग्जांपल दिया था सब्लिमेशन का, तो वो कैसे वर्कआउट करें सर उस सिचुएशन में? क्योंकि जो कुछ सामने वाले हैं सब हमारे रिलेटिव्स या लव्ड वंस हैं, तो फिर उसके उस टाइम पे सब्लिमेशन कैसे करेंगे हम लोग? क्या करना चाहिए उसको? हर एक अपना तरीका ढूंढ सकता है ना, हर एक का अपना, ये सब्जेक्टिव है। क्योंकि जैसे कि एग्जांपल दिया था कि किसी का ड्रंक एंड ड्राइव में डेथ हो गया, तो उन्होंने एनजीओ ज्वाइन कर दिया और वो काम करते उसी मुद्दे पे कि ड्रंक एंड ड्राइव लोग ना करें, अवेयरनेस पे काम। दैट वाज फॉर हर, जिनको रिलेट हुआ। सो फॉर यू विल हैव टू फाइंड आउट योर, आपका क्या है, आप कैसे आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, आप अपने अंदर के एग्रेशन को, गुस्से को हाउ कैन यू चैनलाइज। आर्ट है, जर्नलिंग है, जी। और सी, बट आई विल रेकमेंड मेडिटेशन को मत भूलो यार। आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, डोंट फॉरगेट कि मेडिटेशन, इसमें ना मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करना को लग रहा है कि कहीं पर भी अगर हमको लग रहा है कि मैं ना अपने ईगो के हिसाब से, सुपर ईगो के हिसाब से अपने ईड को कंट्रोल कर लूंगा, मेडिटेशन तो मैं कर लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये बाकी सब कर लूंगा और मैं अपने ईड को अपने वश में रखूंगा, बहुत बड़ी गलती हो रही है। आप मतलब यू विल फील मिजरेबल। सो द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू अंडरस्टैंड, डू नॉट अटेम्प्ट टू सप्रेस योर डीपर इमोशंस। हमने वही किया है आज तक और वही हम भुगत रहे, इसीलिए मेडिटेशन करना है। देखो, आप जाके किसी को मार तो नहीं सकते, अनसिविलाइज्ड हो जाओगे, सही है ना? हाँ। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका मेडिटेशन है। और फिर जो हमने कैथारसिस समझा, अपने आप को समझने की कोशिश के जो एक्सरसाइज थे, सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो समझे, वो करना जरूरी। मेडिटेशन को मत भूलो। मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, सबसे पहला मेडिटेशन स्टार्ट करो, आपको अंदर से आइडिया आ जाए। नाउ डोंट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। होता क्या है सर कि हम लोग बहुत बार, मतलब मेरे सिचुएशन में मैं बहुत बार सही होती हूँ, लेकिन एक्सप्रेस वे मतलब एक एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं, वैसा वो गुस्से में बोलते हैं, इतना मतलब पर्सनली जाता है कि फिर मेरा भी थोड़ा सा गुस्सा आता है। तो मैं बोल रही हूँ ये सही बोल रही हूँ, ये बाद में ध्यान में आता है, लेकिन मेरा गुस्सा दिखता है। तो वो थोड़ा सा मेरे को चैनलाइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कि आता है मेरा सही बात, लेकिन वो बाद में से पता चलता है, लेकिन फिर सबसे पहले मेरा गुस्सा दिखता है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या सब्लिमेशन यूज कर सकते हैं कि क्या उस टाइम को लेट गो करना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं, सब्लिमेशन की क्यों सोच रहे हो अभी आप? अभी वो जिस मोमेंट में आप हो, हाँ, उसमें आप क्या कर सकते? हमने मम्मी के एग्जांपल से क्या समझा, मम्मी क्या करती? सर वो तो हाइपोथेटिकल था, ऐसा नहीं है ना। हाइपोथेटिकल है। और जो संगीता मैडम ने पूछा था, तो हमने बात किया था कि ब्रेथ पे ध्यान। जी जी जी। दैट्स व्हेन यू विल कम इनटू द ओके प्रेजेंट मोमेंट, तब आप सोच पाओगे। और ये प्रैक्टिस से आता है, मैंने कहा ना, ये बहुत इजी है, सुनना अच्छा लगता है,
करना हाँ। डिफिकल्ट है, और ये यस प्रैक्टिस से ही आता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस इज द की, मेडिटेशन इज द की, ऑल द एक्सरसाइजेस आर द की, मतलब अंडरस्टैंडिंग यस पे काम यस करना थैंक पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। और आपको भी अगर बात करनी है, आप जी प्लीज, मैं नंबर दे दूंगा, आप बाद में बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे, जी जी क्योंकि ये जी एकदम से जस्ट सुपरफिशियल लेवल, सरफेस लेवल पे बात नहीं कर जी 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 थैंक यू। सकते। थैंक यू। ओके, ये 11:10 हो गए हैं, शैल वी वाइंड अप, कि कुछ है और कोई क्वेश्चंस है? नहीं सर, प्रतीक सर, यस गणेश। थैंक यू, बहुत अच्छा था सेशन। यस और जो मेन पार्ट समझा, आईडी, सुपर ईगो, ईगो, यस वो कॉन्सेप्ट समझ में आया जो अभी तक नहीं सुना था। इट वाज वेरी गुड, क्लैरिटी मिला इसके ऊपर, यस यस और धन्यवाद। और एक यस। चीज पूछना था, हाँ यानी हम तो कर रहे हैं, यानी हम तो क्लियर कर रहे हैं, हीलिंग तो हमारा चल रहा है, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी Right. सीन आता है, यानी बिगेस्ट से बिगेस्ट स्ट्रगल का सीन भी आता है तो भी हंस हंस कर हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मेडिटेट कर रहे हैं, समझ में आता है मेडिटेशन का। और बच्चों के बारे में क्या करें? अभी बच्चा अगर चीज आस्किंग कंसिस्टेंटली है ना, उसका जो है आईडिया इट्स कंटिन्यूटली हाँ। ग्रेटिफिकेशन। मुझे आज का आज कल रात 9:30 बजे शी वाज आस्किंग कि हाँ मुझे अभी क्या, अभी वॉच चाहिए, वॉच चाहिए, वॉच चाहिए। हाँ It was so difficult. It is so difficult since we have learned so much psychology. हाँ फिर भी वो मोमेंट पे समझ में नहीं आता और गुस्सा निकला। हाँ, गुस्सा आ जाता है, राइट राइट। तो ऐसे समय पे बच्चों के साथ, यार देखो, बच्चा ना एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और हमारे गुस्से से उसके अंदर कब क्या हो जाएगा, ये अभी तो रिप्रेस हो जाएगा, बाद में वो काम करेगा। तो इट्स अ ह्यूज वापस आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे मुझे लगता है बच्चे के साथ डायलॉग्स, बात करना, यही काम में आता है। तो बच्चे को भी एक आदत लग जाती है कम्युनिकेट करने की। तो घड़ी चाहिए तो हम कल ला सकते हैं क्या, परसों ला सकते हैं क्या, है ना? या फिर घड़ी के बारे में उसको सोचने पे मजबूर करना, समथिंग wherein we can question her so that she can think। तो ऐसा आपको कम्युनिकेशन ही उसका रास्ता है, दूसरा और कोई ये नहीं है। और चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना, क्योंकि अभी वो ईगो डेवलप हो रहा है उनका, तो बराबर अभी तो बराबर। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन तो उनको चाहिए रहेगा। तो विथ योर असर्टिव कम्युनिकेशन, जो मम्मी का जो रोल था, ईगो का जो रोल था, दोनों को बीच में एक मध्यम मार्ग निकालने का, तो यू आर हर पेरेंट, मदर और फादर। तो ये लो बात करो। बात करके आपको थैंक यू प्रतीक सर बोलो। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलो देखते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा काम करते हैं, क्योंकि क्या इसमें है, हम हमारा स्टोरी चालू रहता है और बच्चों का स्टोरी सुनने हाँ, के लिए टाइम नहीं क्योंकि मिलता है। ये सही है। बच्चा तो बाद में, पहले हमने हमारा डिफेंस मैकेनिज्म पे काम किया है, सुना है। गुस्सा आने के पीछे क्या रीजन। थैंक यू सर, थैंक ओके, थैंक यू सो मच, यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, इट वाज ग्रेट। और जो मैम ने एएमएसआई की प्रेयर के बारे में बताया था, हाँ। पूछा था, तो मुझे वो Yes. मिला, तो ये दिखाना चाहूंगी। गणेश जी ने चैट बॉक्स में नाम भी डाला है बुक का, तो यस, एएमएसआई के लिए ये हेल्प। और थैंक यू टू प्रतीक सर और जो पार्टिसिपेंट थे उनको भी, क्योंकि इतना अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे तो और क्लैरिटी बढ़ी इस टॉपिक की, और आपने टाइम इतना दिया, इसके लिए भी थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। और